हूँ राजस्थान हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण योद्धा के बारे में। हिस्ट्री के पहले भी कम से कम 15-20 वीडियो अपलोड हैं जो कि राजस्थान इतिहास से संबंधित हैं। और राणा कुंभा जो है ये मेरे फेवरेट योद्धाओं में से, फेवरेट शासकों में से एक हैं। आज हम राणा कुंभा के बारे में बात करेंगे। मैंने इनके बारे में जितनी जानकारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी वो सब इसमें शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। आप जब भी कोई आरपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएं तो कम से कम इन सांगा या राणा कुंभा जैसे वीडियोज़ जो हैं इनके वीडियोज़ को एक दो बार ज़रूर देख के जाएँ एग्ज़ाम देने से पहले भी। और अभी तो आपको इनको डिटेल में देखना ही है। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, कम से कम 25 मिनट का वीडियो तो बनेगा ही, लेकिन इस वीडियो को एक बार देखने से हमेशा के लिए आपके आरपीएससी के कुंभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हमेशा सही होंगे। क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है आरपीएससी का जिसमें राजस्थान ना आता हो। और अगर राजस्थान सिलेबस में है और राजस्थान हिस्ट्री सिलेबस में है तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि राणा कुंभा में से कोई क्वेश्चन ना आए। क्योंकि अपने आप में इतना संपूर्ण इतिहास समेटे हुए है ये योद्धा कि कोई ना कोई क्वेश्चन तो इनसे बनता ही है। तो आइए बात करते हैं हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने इस अध्याय को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है राणा कुंभा के युद्ध से संबंधित, कि इनके युद्ध कौन कौन से हैं, राणा कुंभा के बारे में परिचय, राणा कुंभा की उपाधियाँ जिससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राणा कुंभा के निर्माण कार्य, राणा कुंभा का साहित्यिक योगदान, और राणा कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे महत्वपूर्ण, उनके गुरु हैं या उनके जो कवि थे और कोई शिल्पी वगैरह, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले राणा कुंभा का कार्यकाल 1433 से 1468, ये याद रखिएगा। इस वीडियो में एक एक पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व है। ये कम से कम 1.5 घंटे की क्लास होती है जिसको मैंने 25 मिनट के अंदर में समेटने की कोशिश करूँगा पूरी। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेगा और पूरा वीडियो देखेगा। आगे कर करके देखेंगे तो उसकी कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिएगा राणा कुंभा के माता पिता कौन थे। मोकल इनके पिता का नाम था और सौभाग्यवती इनकी माता का नाम था। इनके पुत्र थे राणा कुंभा। अब देखिए जो मोकल है ये थे राणा लाखा के बेटे। लाखा और हंसाबाई की संतान थे मोकल। तो मोकल की 1433 में इनकी हत्या हो जाती है। चाचा और मेरा, ये दो व्यक्ति मोकल की हत्या कर देते हैं। और बहुत कम उम्र में राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं और महाराणा कुंभा के नाम से सिंहासन पर बैठते हैं। अब राणा कुंभा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक तो जो इनके पिता के हत्यारे थे चाचा और मेरा, उनको मार करके और अपने पिता की हत्या का बदला लेना, और दूसरा मंडोर में उस वक्त था रणमल जो कि हंसाबाई का भाई था, यानी मोकल के पिता लाखा का साला, ये साला था रणमल। तो अब रणमल की क्या है, जब मोकल की हत्या हो जाती है और मोकल भी जब शासक बनता है तो मोकल भी लगभग 12-13 साल की उम्र में शासक बनता है। तो बच्चा होता है उसमें, मोकल ज़्यादा बड़ा होता नहीं। तो सारा शासन भार जो मेवाड़ का है ये रणमल ने संभाल लिया था। और धीरे धीरे रणमल क्या करता गया, जो मारवाड़ के राठौड़ सरदार हैं उनको मेवाड़ में भर्ती करता गया। और इसके मन में छल कपट आ गया कि क्यों ना मेवाड़ पर मेरा ही शासन हो जाए, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनका इस मेवाड़ पर शासन हो जाए। और यहाँ पर इसका दखल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो राणा कुंभा के सामने दो प्रॉब्लम थी। एक तो अपने पिता की हत्या का बदला लेना, और दूसरा जो ये घर के अंदर ही इनकी एक समस्या थी रणमल की, कि इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और मेवाड़ में ये राठौड़ सरदारों को भर्ती करता जा रहा है। तो इनसे कैसे बचना है। तो देखिए कुंभा बहुत ही समझदारी से और बहुत ही सही तरीके से इस समस्या से अपना समाधान करता है। देखिए कुंभा को इतिहास में धीर गंभीर शासक कहा गया है। अब मेवाड़ का इतिहास क्या, किसी का भी इतिहास पढ़ेगा एक क्वेश्चन आता है कि किस शासक को धीर गंभीर कहा गया है। एक सीरियस था हमेशा ज़िंदगी में और एक बच्चा तो कभी ये था ही नहीं। आप कह सकते हैं ये 12-13 साल की उम्र में शासक बनता है, लेकिन राणा कुंभा का जो योगदान, इसकी सोच, इसकी समझ, इसकी राजनीति इतनी एक बच्चे में नहीं होती। एक शुरू से ही एक धीर गंभीर व्यक्ति था ये, बहुत समझदार। उसके बाद में चाचा और मेरा की ये रणमल के साथ मिलके प्लस चुंडा जो कि लाखा का बड़ा बेटा था,
यानी मोकल का वैसे बड़ा भाई कह सकते हैं। ये दूसरी रानी से था चुंडा, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, और चुंडा के साथ मिलके चाचा और मेरा की हत्या कर दी। जब चाचा और मेरा की हत्या कर दी तो उनके बेटे थे महपा और एका पवार। उनको भी कुंभा ने मारने की कोशिश की, लेकिन वो भाग करके, और मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, इसके पास में आकर के शरण ली उन्होंने। कुंभा ने महमूद खिलजी से कहा कि इस एका और महपा और एका पवार को मेरे हवाले कर दीजिए। महमूद खिलजी ने मना कर दिया। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में 1437 में, यह सन याद करना है आपको, 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। इस युद्ध में राणा कुंभा को विजय प्राप्त होती है। महमूद खिलजी को बंदी बना लाता है अपने साथ, 6 महीने तक उसको बंदी बना के रखता है, और फिर कुछ कर वगैरह लगा करके और सम्मान के साथ इसको विदा कर देता है। देखिएगा, यहाँ इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जब राणा सांगा शासक बनता है तो राणा सांगा जो है वो इस राणा कुंभा का पोता था, और उस समय सांगा के समय यहाँ होता है महमूद खिलजी सेकंड, जिसके साथ गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। सांगा भी इतिहास दोहराएगा। उस महमूद खिलजी सेकंड को पराजित करके बंदी बना के रखेगा, 6 महीने तक कैद करके रखेगा, और कर वगैरह वसूल करके फिर उसको जाने देगा। तो जो इतिहास दादा ने बनाया, इनके पुत्र सांगा ने उस इतिहास को फिर से दोहराया। वो खिलजी सेकंड था और ये खिलजी फर्स्ट है। कुंभा की विजय हो गई इसमें। 1438 में रणमल की ये हत्या कर देते हैं, क्योंकि रणमल का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, हद से ज़्यादा। अब देखिए, ये रणमल को मारेंगे कैसे? तो इस सौभाग्यवती जो थी इनकी माता, इनकी एक दासी थी, और उसी का दासी का नाम था भारमली। ये रणमल की प्रेमिका थी। तो रणमल ने क्या किया, एक बार बातों ही बातों में शराब पीते हुए, शराब का बहुत शौकीन था रणमल, और शरीर से भी बहुत शक्तिशाली था। बातों ही बातों में एक बार इस भारमली को, अपनी प्रेमिका को कह दिया कि तुझे तो कुछ दिन में मैं मेवाड़ की रानी बना दूंगा। तो भारमली का दिमाग थोड़ा सा ठनका कि ऐसे कैसे बोल रहा है भाई। तो भारमली को इसने कहा, जी हुक्म कैसे? कहे, मैं तुम्हें मेवाड़ की रानी बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा कि ये जो मैं राठौड़ सरदार भर्ती करता जा रहा हूँ, ये इसके पीछे मेरी चाल है। मैं लोगों को तो ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए सारा संरक्षण मेरा ही दायित्व है। मैं थोड़े ही दिन में अचानक रातों रात सब बदल दूंगा, और इसका सारा जो शासन है वो मेरे हाथ में आ जाएगा, तब तुझे मैं अपनी यहाँ की रानी बना दूंगा। भारमली एक स्वामी भक्त थी। इसने सौभाग्यवती को जाकर के ये बात बता दी। सौभाग्यवती ने राणा कुंभा को बताई कि इसके मन में तो इतना छल कपट चल रहा है। तो राणा कुंभा अब तक कुछ समय कुछ वेट कर रहा था कि पहले सारंगपुर का युद्ध हो जाए, उसके बाद में देखेंगे। यहाँ रणमल को ये मार देते हैं इस भारमली की सहायता से। इसे कहते हैं तू जम के शराब पिलाना इसको। जब ये शराब पी के टल्ली होके गिर जाएगा, तब इसको बांध करके, और कुछ कहते हैं शराब में जहर मिला करके इस रणमल की हत्या कर दी। ले दे के बात यह है कि रणमल को मार दिया। अब रणमल का बेटा था जोधा, जो कि 1459 में जोधपुर की स्थापना करेगा, मेहरानगढ़ दुर्ग बसाएगा। राणा कुंभा इस जोधा को भी जान से मारना चाहता था, क्योंकि जोधा अभी बच्चा था, बालक था। तो जो चारण कवि थे, उन्होंने रातों रात गीत गा गा करके कि भाग रहे जोधा रणमल मार्यो जाए, इशारा कर दिया, और राठौड़ सरदार जोधा को लेकर के रातों रात यहाँ से भागे। अब देखिए, जोधा यहाँ से मारवाड़ जाता है, पीछे कुंभा इसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आता है। मारवाड़ पर भी कुंभा अधिकार कर लेता है, और यहाँ से जो जोधा है वो बीकानेर भाग जाता है। अब देखिए, यहाँ से जो जोधा है वो भाग करके बीकानेर के काउनी गांव में चला जाता है, और 15 साल तक लगभग वहीं रहता है। उसके बाद में हंसाबाई के प्रयासों से जोधा के बीच में और कुंभा के बीच में 1452-53 में आवल बावल की संधि होती है। आंवला और बबुल, जैसे राजस्थान है तो यहाँ मारवाड़ के पाली के आसपास का जो क्षेत्र है, आंवला बबुल, इस तरफ का हिस्सा तुम्हारा, इस तरफ का हिस्सा हमारा। तो किसके प्रयासों से? हंसाबाई के। जोधा हंसाबाई के क्या लगता था? हंसाबाई का भाई था रणमल, तो रणमल का बेटा था, हंसाबाई का भतीजा हो गया। और कुंभा हंसाबाई का क्या लगा? मोकल का बेटा था। हंसाबाई का बेटा था मोकल, मोकल का बेटा था कुंभा। तो कुंभा हंसाबाई के क्या लगता था? पोता। हंसाबाई ने अपने भतीजे और पोते के बीच में क्या करवा दी? आवल बावल की संधि करवा दी। और क्या हुआ इसमें? जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का जो विवाह है वो कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दिया। और रायमल कौन था? सांगा के पापा, जो सांगा के पापा थे, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज, जयमल,
ये सब भाई थे सांगावर। तो इनके पिता थे रायमल। अपने बेटे रायमल के साथ विवाह करवा दिया, किसका? सरगार देवी का। और इनके बीच में जो विवाद था वो समाप्त हो गया और कुंभा को उसका राज्य मिल जाता है। अब इसके बाद में देखिएगा, एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि 1439 के अंदर यानी 1439 में एक जैन व्यापारी था धर्नकशाह। कई जगह वर्णकशाह भी नाम मिलता है। इसने पाली में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। 1444 स्तंभ है इसमें। और मुख्यतः इसमें नाम आता है कि इसका शिल्पी कौन था, तो इसका शिल्पी था देपाक। देखिए, एक एक पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैन व्यापारी धर्नकशाह ने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। कब? 1439 में। स्तंभ कितने हैं? 1444। और ये किसको समर्पित है? ये जैनों के गुरु है आदिनाथ। आदिनाथ को समर्पित है ये। उसके बाद में हम बात कर रहे थे 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। राणा कुंभा को विजय प्राप्त हुई महमूद खिलजी के खिलाफ। तब उस सांगा ने विजय के उपलक्ष्य पर चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इसकी हाइट है 120 फीट है। ये 9 मंजिला इमारत है। इसका खर्च हुआ था 90 लाख। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, जो कि सांगा की धर्मपरायणता को बताता है। ये भगवान विष्णु यानी जगन्नाथ को समर्पित है। मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति है। इसका आधार है वो 30 फीट का है। तीसरी मंजिल जो है जिस पे 9 मंजिला है, जो तीसरी मंजिल पे जिस पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, उसे 9 खंडा महल भी कहा जाता है तीसरी मंजिल को। और 8वीं मंजिल जो है इस पे कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल जो है इस पे एक बार बिजली गिरी थी। 9वीं मंजिल जो है इस पे एक बार बिजली गिरी थी। तब जो महाराणा स्वरूप सिंह जी हैं उन्होंने भविष्य में इसका जीर्णोद्धार करवाया था 9वीं मंजिल का, क्योंकि इस पे बिजली गिरी थी। अब देखिए, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है इसके बारे में और बात कर लेते हैं। इसका शिल्पी कौन था बनाने वाला? शिल्पी था इसका जैता और उसका बेटा था नापा पुंजा और पोमा। नापा पुंजा और पोमा ये थे इसके शिल्पी या वास्तुकार। और इस पे एक प्रशस्ति लिखी हुई है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। इसमें मेवाड़ के जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके युद्धों का और उनकी विजयों का वर्णन है। इसी की और इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। चूंकि ये क्या है? कीर्ति स्तंभ है और इस पर प्रशस्ति लिखी हुई है, इसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा जाता है। और इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो राणा हमीर है, जिनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, उनको विषम घाटी पंचानन कहा गया, यानी विकट आक्रमणों में सिंह के समान डटा रहने वाला। तो कवि अत्रि और इनके बेटे महेश ने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया। इस पर लिखी गई है। विजय स्तंभ के बारे में और फैक्ट है, यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ 15 अगस्त 1949 को 1949। ये राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका प्रतीक चिन्ह है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो महमूद खिलजी है इसको राणा कुंभा ने सारंगपुर में हरा दिया था, पराजित कर दिया था। उसके बाद में इसने ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है यह आक्रमण भी किया था इसने, लेकिन इसको पूरी तरह से सफलता कभी नहीं मिली। जब ये अकेला पराजित नहीं कर पाया तो इसने गुजरात के कुतुबुद्दीन के साथ मिलकर के 1456 में चंपानेर की संधि की। दोनों ने मिलकर, कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी ने। किसके प्रयासों से? खिलजी का सेनापति था ताज खान। इस ताज खान के प्रयासों से ये संधि होती है। 1457 में दोनों मिलकर राणा कुंभा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोनों को मुँह की खानी पड़ता है। और इस युद्ध को बदनौर का युद्ध भी कहा जाता है, भीलवाड़ा में है। तो इस युद्ध में भी राणा कुंभा विजय प्राप्त होता है, उसको विजय प्राप्त होती है, राणा कुंभा जीत जाता है और दोनों को पराजय का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही देखिएगा, एक फैक्ट और है, मैं आपको यहाँ बता दूँ। 1444 के आसपास, चूंकि महमूद खिलजी है ये राणा कुंभा को कभी पराजित कर ही नहीं पाया, इस वजह से इसने गागरोन दुर्ग पे आक्रमण किया था। गागरोन पे उस वक्त कौन था? पाहलन सिंह। और ये कौन था? पाहलन सिंह। ये राणा कुंभा की बहन थी लाला। इस बहन का बेटा था, यानी राणा कुंभा का भांजा था पालन सिंह। और ये लाला का विवाह किससे हुआ था? यानी इस पालन सिंह का पिता कौन था? अचलदास खिंची, जिस पे वचनी का भी है, अचलदास खिंचीरी वचनी का। तो ये इसको पराजित किया था महमूद खिलजी ने पालन सिंह को गागरोन पर आक्रमण करके। तो फिर इसकी सहायता की थी, ये पराजित तो हो गया था।
लेकिन राणा कुंभा ने अपने भांजे की सहायता की और इसको वापस उसका राज्य दिलाया। जब भांजे को दिक्कत होगी तो मामा तो सहायता करेगा ही। अभी देखिए 1468 के अंदर जो राणा कुंभा का बेटा था उदा, जो उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता था, इसने राणा कुंभा की हत्या कर दी। जब वो शिव की पूजा कर रहे थे मामादेव तालाब के पास राणा कुंभा के महल में, उस समय उनकी हत्या कर दी। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। ये 5 साल तक रहता है और बाद में बिजली गिरने से 1473 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसने अपने पिता को मारा था। इसलिए कुछ जो कवि थे चारण, उन्होंने लिखा भी इसके बारे में कि उदा बाप ने मार जे लिख्यो लाभे राज, देश बसायो रायमल सरयो न एक आज। यानी कि जो उदा है इसने तो अपने बाप को मारा था सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा जी नहीं पाया और लोगों ने मिलकर वैसे भी इसको हटा दिया था। देश बसायो रायमल, जो राणा कुंभा का दूसरा बेटा था रायमल, उस रायमल को राजा बना दिया। सरयो न एक काज, इस उदा का कोई भी हित इसमें नहीं सदा। उसके बाद में देखिए बात करते हैं कुंभा की उपाधियाँ। पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। तो ये संगीत में ज्ञान के कारण दी जाती है। राणा रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता था, इसलिए इन्हें कहा जाता है राणा रासो। हिंदू सुल्तान, ये उपाधि इन्हें मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई थी, मुख्यतः गुजरात के शासकों के द्वारा। राजपुताना के शासकों में सर्वोपरि या हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में, राजपुताना शासकों के सर्वोपरि के रूप में हिंदू सुल्तान। हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, पहाड़ी दुर्गों का निर्माता। दान गुरु, दान देने के कारण। राजगुरु, राजनीति में दक्ष होने के कारण। चाप गुरु, धनुर्विद्या में पारंगत। छाप गुरु, छापामार पत्ती के कारण। तोड़रमल, ये किस लिए दिया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तोड़रमल संगीत की तीनों विधाओं में श्रेष्ठ होने के कारण, यानी नृत्य, गायन और वाद्य। नरपति, अश्वपति, गणपति, ये उपाधियां भी थी। क्यों? विशाल सेना का स्वामी होने के कारण और महाराजा धीराज, ये इनकी प्रमुख उपाधियां थी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं राणा कुंभा का साहित्य के योगदान। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? संगीत राज, सबसे बड़ा ग्रंथ जिसे ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है। किसे? संगीत राज को। इसमें तीनों विधाओं का मिश्रण है, नृत्य, गायन और वाद्य, तीनों का मिश्रण है इसमें, इसलिए इसे संगीत ग्रंथ का जो सिरमौर कहा जाता है। संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, सूड प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, वाद्य प्रबंध, हरिवारती, कामराज रतिसार, ये प्रमुख ग्रंथ हैं इनके। इन्होंने गीत गोविंद पर, जो कि जयदेव के द्वारा लिखित था, इस पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी। संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर भी टीकाएं लिखी। आपको मुझे ये बताना है, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक, इनके ओरिजिनल जो हैं, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया था और चंडी शतक किसके द्वारा लिखा गया था? और इन दोनों ग्रंथों पर इसने टीकाएं लिखी हैं। जैसे गीत गोविंद लिखा गया था जयदेव के द्वारा और कुंभा ने इस पर रसिक प्रिया नाम की टीका लिखी। वैसे आपको इन दोनों के ओरिजिनल जो ऑथेंटिक जो हैं, इनके रचनाकार का नाम बताना है मुझे। उसके बाद में इसके विद्वान कौन कौन थे? सारंग व्यास इनके गुरु का नाम था। कान्हा व्यास, ये इनके दरबारी कवि थे और कान्हा व्यास ने लिखा था एकलिंग महात्म्य, इसकी रचना की थी और इसका एक भाग राजवर्णन राणा कुंभा ने लिखा है। रमाबाई, ये राणा कुंभा की पुत्री थी जिनको वागीश्वरी की उपाधि प्रदान थी, मतलब सरस्वती भी होता है वागीश्वरी का। मंडन, ये इनके दरबार में शिल्पी था, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण ये करवाएगा। इसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? रूप मंडन, ये मूर्ति के बारे में है। कोदंड मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, शाकुन मंडन, वैद्य मंडन, ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो मंडन के द्वारा लिखे गए। उसके बाद में है वास्तुसार और वास्तु मंडन। तो ये कुछ प्रमुख ग्रंथ थे ये जो कि मंडन के द्वारा लिखे गए। अब मंडन का एक भाई था नाथा, इस नाथा ने लिखा था वास्तु मंजरी। गोविंद, ये मंडन का बेटा था, पुत्र था इसका, इसने लिखा था कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरणी। ये कलानिधि वाला क्वेश्चन जो है ये आरएस परी में 2013 में आया हुआ है। बाकी इसके अलावा हर पॉइंट, हर टॉपिक कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। अत्रि महेश, ये आप देख लिया, जो कीर्ति सम प्रशस्ति है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग पर भी प्रशस्ति लिखी हुई है, वो भी यही महेश जो है पूरा करेगा। इसके अलावा कुछ जैन कवि भी थे, हीरानंद, तो इस हीरानंद को कुंभा का गुरु भी कहा जाता है। एक है कान्हा व्यास,
तो वो तो इनके हैं संगीत गुरु राणा कुंभा के। और वैसे हीरानंद को सीधा इनका गुरु कहा जाता है। सोमदेव, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति, सोम सुंदर सूरी, तो ये जैन आचार्य हुआ करते थे। अब है कुंभा के निर्माण कार्य। कुंभा के निर्माण कार्यों में कुंभा के निर्माण कार्य की बात करें तो इनके राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। किसे? राणा कुंभा को। श्यामल दास ने अपने वीर विनोद में ग्रंथ में लिखा है, कविराज श्यामल दास ने, कि मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण है वो अकेले कुंभा ने करवाया है। अब इनके देख लेते हैं कौन कौन सा बनाया। सिरोही के अंदर इन्होंने बासंती दुर्ग, मचान दुर्ग और अचलगढ़ किले का जीर्णोद्वार करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बासंती दुर्ग जो निर्माण करवाया वो किस जिले में है। सिरोही में कौन कौन से हैं? बासंती दुर्ग, मचान दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। उसके बाद में राजसमंद में जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग किसकी याद में बनवाया? इनकी पत्नी थी कुंभल देवी। अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का। अब देखिए मेवाड़ के जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग हैं ये वर्तमान राजसमंद जिले में है। इसके बारे में कुछ और नाम बता देता हूँ कुंभलगढ़ दुर्ग के ही। मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग। उसके बाद में फिर है तो ये मेवाड़ के जो हैं ये अन्य जो नाम है इनके, जैसे कुंभलमेर दुर्ग है, मच्छिंद्रपुर दुर्ग है, बैरों का दुर्ग है, कुंभरपुर दुर्ग है, बैरों का दुर्ग, मच्छिंद्रपुर, कुंभलमेर, ये सब इनके नाम हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आप देखिएगा कि जो मेवाड़ ये जो किला है कुंभलगढ़ का, इसकी प्राचीर यानी चारों ओर की जो बाउंड्री है ये 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर है, जो कि माना जाता है एशिया के बाद में सबसे बड़ी दीवार है ये। इसकी चौड़ाई इतनी है कि इस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। दूसरा, इसे लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। ये लिविंग फोर्ट भी है और इसमें खेती भी की जाती है। यही कारण है कि इसे राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग के अंदर ही एक महल और है, कटारगढ़। ये राणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थल था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसे? इस कटारगढ़ दुर्ग को। और ये कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थल भी था। उसके बाद में अबुल फजल ने इस दुर्ग की ऊंचाई को देखते हुए ये कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। कर्नल टोड जो हैं, जेम्स टोड, उनने इस दुर्ग की जो मजबूत होने के कारण इसकी तुलना एट्रुस्कन दुर्ग से की है, जो कि इटली के अंदर स्थित है। बहुत मजबूत दुर्ग है ये, तो इसकी मजबूती के कारण इसकी तुलना की है। दूसरा, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जब प्रजामंडल आंदोलन हुए थे तो प्रजामंडल आंदोलन में मेवाड़ के नेता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कैद रखा गया था। उड़ना राजकुमार है पृथ्वीराज, जो कि सांगा के बड़े भाई थे, रायमल जी के बेटे। कुंभा की छतरी भी है इस दुर्ग में 12 खंभों की। इसके 5 द्वार हैं इस दुर्ग के, रामपोल, विजयपोल, हनुमानपोल, हल्लापोल, ओरठपोल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण द्वार हैं इसके। इसके अलावा जो राणा कुंभा है उन्होंने कुंभ स्वामी के मंदिर भी बनवाए। कहाँ कहाँ पे? चित्तौड़ के किले में, और उसके अलावा कुंभलगढ़ में और अचलगढ़ में। तीनों जगह कुंभ स्वामी यानी विष्णु के मंदिर बनवाए। इसके अलावा जब ये जो 1456 में चंपानेर की संधि के बाद जो बदनौर का युद्ध हुआ था, तो उसमें राणा कुंभा ने विजय प्राप्त करने के पश्चात में भीलवाड़ा के अंदर ही कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। तो ये कुछ, और एक मंदिर आता है श्रृंगार चंवरी, इस मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर के निर्माण थे। और अब देखिए राणा कुंभा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैंने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है इस चीज़ को समझाने में, और मैंने 25 मिनट के वीडियो में इसे कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा बार बार। आपका सारा जो एग्ज़ाम है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब